हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन। हम लोग बेटा पढ़ रहे हैं क्लास 9th की जो है साइंस की बुक एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ, जिसमें हम लोग जो है पूरी तरीके से उसके सारे जो है पॉइंट्स पढ़ चुके हैं। पूरा स्टडी हो चुका है। हम लोग जो है उसके बच्चे क्या है इंटेक्स पाठ्य निहित प्रश्नों का भी हल कर चुके हैं। हम लोग इस समय कर रहे हैं एक्सरसाइज वाले जो है क्वेश्चन। तो आज हम करने वाले हैं जो अभ्यास आपको दिया गया है, जो आपको एक्सरसाइज दिया गया है, उसके प्रश्नों का हल हम करेंगे, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो बेटा ये है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर सराउंडिंग अर्थ। अभ्यास प्रश्नों का हल, पेज नंबर ये हिंदी वाले में आपको 13 में मिलेगा जो है। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और आप जो है कमेंट करके हमको ये ज़रूर बताइए कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लग रही है, या जो भी आप सुझाव हमको देना चाहें दे सकते हैं। तो बेटा एनसीईआरटी ही पढ़ना है, एनसीईआरटी ही सब चीज़ का आधार है। आप चाहे नीट में जाएंगे, आप जेईई जाइए, एनसीईआरटी ही आपको 100% पढ़ना पड़ेगा। आप यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे और जो हमारे टीजीटी और पीजीटी वाले मित्र हैं जो कि टीचर बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब उनको चाहिए, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एनसीईआरटी ही पढ़ें, क्योंकि उन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारे पास प्रश्नोत्तर संख्या 1 में 2 सवाल है, ए और बी। तो हम आपको पहले क्वेश्चन दिखा देते हैं कि पहले में क्या पूछा गया है और दूसरे में क्या पूछा गया है, फिर उसी का हम सॉल्यूशन करेंगे। क्योंकि मैंने पेपर को पहले से सॉल्व कर रखा है, इसी तरीके का हम लोग इंटेक्स वाले में भी देख चुके हैं। देखिए कि निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करिए, 300 केल्विन और 573 केल्विन। तो ये केल्विन में है और हमको इसको किस में बदलना है बेटा, सेल्सियस में बदलना है। तो हम आपको बता चुके हैं कि अगर केल्विन से सेल्सियस में जाना हो तो इसका फार्मूला क्या होगा, सेल्सियस बराबर होता है केल्विन माइनस 273। तो ये हमारे पास पहला हुआ, 300 केल्विन दिया है, इसको हम सेल्सियस में बदलेंगे तो देखिए सेल्सियस बराबर केल्विन माइनस 273। ये हम आपको फार्मूला पहले भी बता चुके हैं। और अभी पाठ्य निहित जब प्रश्न कर रहे थे इंटेक्स वाले क्वेश्चन तो उसमें भी बता चुके हैं। अब इसमें भी कर रहे हैं कि केल्विन, जितना केल्विन दिया है बच्चा उसी में से 273 घटा देंगे तो जो आएगा वही हमारे पास डिग्री सेल्सियस होगा। तो केल्विन की जगह 300 हम रखे और माइनस 273 घटाए तो कितना आया बेटा, 27 डिग्री सेल्सियस हुआ। मतलब 300 केल्विन बराबर कितना होता है, 27 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको हम देख चुके हैं। आइए बी वाला देखते हैं। बी में हमको बच्चा दिया है 573 केल्विन। तो क्या करना है, जितना केल्विन दिया है उसी में से 273 घटा देना है। तो ये देखिए वही फार्मूला मैंने लगाया, केल्विन की जगह पे 573 माइनस 273, बचा कितना बच्चा हमारे पास, 300 डिग्री सेल्सियस हुआ। अब आते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरे सवाल को हम देखेंगे कि उसमें हमारे पास क्या दिया गया है। उसमें दिया गया है बेटा कि निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित करिए, क्योंकि ये हमारे पास सेल्सियस में दिया गया है। देखिए निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें। ये 25 डिग्री सेल्सियस है, ये 373, इसको हमको केल्विन में बदलना है। तो बच्चा इसके लिए फार्मूला होता है, आपको बताया गया है कि केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273। मतलब अगर केल्विन से हमको सेल्सियस में जाना है तो क्या करेंगे, अगर हमको सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो हम लोग क्या करेंगे, उसी सेल्सियस में 273 जोड़ देंगे। तो केल्विन बराबर हुआ डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो बेटा डिग्री सेल्सियस की जगह कितना है, 25 डिग्री, तो यहाँ 25 रख दिए देखो, अब प्लस 273 जोड़ दिए तो 298 केल्विन हो गया। ये हमारे पास क्या होता है, रूम टेम्परेचर होता है। कौन सा बेटा, रूम टेम्परेचर। केल्विन में कितना होता है, 298, और क्या होता है 25 डिग्री सेल्सियस। ये कमरे का तापमान है। डिग्री सेल्सियस में कितना, 25 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में कितना बच्चा, 298 केल्विन होता है। आइए अब देखते हैं बी वाला, 373 डिग्री सेल्सियस दिया है, इसको हमको केल्विन में बदलना है। तो केल्विन बराबर होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273।
तो यहाँ पे देखिए डिग्री सेल्सियस बराबर कितना दिया है 373। तो ये 373 प्लस क्या है 273, तो हमारे पास कुल मिला के कितना हो गया बेटा 646 केल्विन हो गया। आप जोड़ेंगे तो 646 केल्विन आया। हमने इसको भी देख लिया। आइए बच्चा, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि थ्योरेटिकल है। और इसको देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो वो तुरंत कर दें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखें। जो हमारे पास अवलोकन है, मतलब जो हम अवलोकित करते हैं, जो हम देखते हैं इस क्रियाकलाप के दौरान, तो इसका कारण बताइए कि ऐसा क्यों होता है। लिखा है नेप्थलीन को, हम आपको एग्जांपल में बताए थे ऊर्ध्वपातन के, नेप्थलीन, आयोडीन, हमारे पास कपूर, एंथ्रासीन, ये सब इसी प्रकार के हैं, को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। क्यों ऐसा अदृश्य हो जाता है, क्यों ये गायब हो जाता है। नेप्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ नहीं छोड़ता, तो बेटा क्या होता है नेप्थलीन का ऊर्ध्वपातन हो जाता है। इसको हम लोग देखे थे। तो ये देखिए, आइए इसका आंसर देखेंगे 3 का है। नेप्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बगैर अदृश्य हो जाता है, क्योंकि इसका ऊर्ध्वपातन हो जाता है। अब ऊर्ध्वपातन क्या होता है ये आपको हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, फिर भी यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो जिन्होंने देखा हो वो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाएं। जब आप चैनल को ओपन करेंगे और वहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा प्लेलिस्ट। अब प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो वहाँ पे लिखा होगा केमिस्ट्री क्लास 9th या क्लास 9th केमिस्ट्री, तो उसमें सारी वीडियोज़ बच्चों आपको मिल जाएगी। एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए। तो आज ये देखते हैं कि ऊर्ध्वपातन आखिर है क्या। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाता है। इसका एग्जाम्पल हम आपको बताए थे बेटा, कैम्फर, ये नेप्थलीन भी, एक तो ये नेप्थलीन ही है, कैम्फर के बाद आयोडीन भी होता है थोड़ा सा, आते हैं हम फिर एंथ्रासीन भी होता है, एंथ्रासीन तो, और नेप्थलीन तो है ही। तो कैम्फर कपूर को भी आप देखते हैं जब जलाते हैं तो बिना ये द्रव में बदले सीधे किस में गैस में बदल जाता है, और इसी प्रक्रिया को बेटा हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो ये देखिएगा कैम्फर, आयोडीन, एंथ्रासीन और क्या है नेप्थलीन। तो नेप्थलीन क्या हो जाता है ऊर्ध्वपातित हो जाता है, उसका ऊर्ध्वपातन हो जाता है। आइए अब हम लोग बेटा 3 के बी को देखेंगे। 3 का ए हम लोग कर चुके हैं, तो देखते हैं 3 का बी जो हमारे पास क्वेश्चन है, अब उसको आपको देखना है और अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़ना है। 3 के बी में दिया है बेटा हमें इत्र, ये है इत्र। इत्र का मतलब इंग्लिश में परफ्यूम ही होता है, हिंदी इत्र है, इंग्लिश में इसे परफ्यूम ही कहते हैं। याद रखिएगा कि गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। अगर हम बहुत दूर बैठे हैं तब भी इत्र हमारे पास महकने लगता है। जैसे हम लोग सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं तो खुशबू बहुत दूर तक चली जाती है, क्योंकि बेटा क्या है इन सब चीज़ों का गैसियस स्टेट में इवापोरेशन ज़्यादा होता है। आते हैं इसका आंसर देखेंगे। इत्र की गंध, यह है इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है, क्योंकि गैसीय अवस्था में गैसों का विसरण अधिक होता है। अब विसरण क्या होगा, पहले वो इवापोरेट होती है, हम इत्र जहाँ लगाएंगे उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा वातावरण से या हमारे शरीर से, और फिर वो क्या होगा वाष्पीकृत होगा, और जब वाष्पीकृत होगा तो वो गैस में बदलेगा, और गैसों का विसरण क्या होता है अधिक होता है। तो यहीं पे लिखा है क्योंकि गैसीय अवस्था में न जैसे गैसों में विसरण अधिक होता है। अब विसरण क्या होता है हम आपको बता ही चुके हैं, तो एक बार फिर से सुन लीजिए कि 2 पदार्थों के कणों का अंतः मिश्रण या स्वतः मिश्रण होना ही विसरण कहलाता है, आपस में मिलना ही विसरण कहलाता है, तो उसे हम विसरण कहते हैं।
तो आपको कैसा लग रहा है बेटा, आप हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और वीडियो को जो है लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चौथे में आते हैं, निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करिए। एक हमारे पास जल है, दूसरा चीनी है और तीसरा ऑक्सीजन है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि सबसे ज़्यादा आकर्षण किसमें होता है, ठोस में, फिर किसमें, द्रव में, और फिर सबसे कम आकर्षण किसके कणों में होता है, गैस में। तो वे कह रहे हैं बेटा बढ़ते हुए आकर्षण में, तो सबसे कम वाले को पहले लिखेंगे, उसके बाद फिर हम बढ़ते वाले को लिखेंगे। तो ये है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है बेटा, गैस है। जल क्या है, द्रव है। और चीनी क्या है, ठोस है। हम जानते हैं कि आकर्षण, सबसे कम आकर्षण किनके कणों के मध्य होता है, गैस में। तो ऑक्सीजन में सबसे कम आकर्षण होगा। इसीलिए अब इसको ऐसे किए कि ये जिधर मुंह खुला रहता है वो ज़्यादा होता है, जिधर ये पीछा इसका होता है, टेल होता है, ये कम होता है। तो ऑक्सीजन से ज़्यादा किस में आकर्षण होगा, जल में, क्योंकि जल क्या है, द्रव है। और जल से ज़्यादा आकर्षण किस में होगा, चीनी में, क्योंकि चीनी क्या है, ठोस है। क्योंकि हम जानते हैं गैस से ज़्यादा आकर्षण किस में, द्रव में, और द्रव से ज़्यादा ठोस में। तो सबसे कम से जो है ये है, सबसे इससे फिर ये ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा ये। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखना था, तो पहले कम, फिर ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा। तो ये है कणों के बीच आकर्षण का बढ़ता हुआ क्रम। तो इधर से इधर जा रहे हैं बेटा, तो क्या हुआ, बढ़ता हुआ क्रम हमारे पास हुआ। तो सबसे कम आकर्षण ऑक्सीजन में, उससे ज़्यादा जल में, और सबसे ज़्यादा चीनी में होता है। आपने इसको भली भांति समझ लिया है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को ज़रूर करिए बेटा, क्योंकि यही आपका पूरा का पूरा आपसे पूछा जाता है। आईएएस भी आप बनना चाहेंगे तो 6 से लेकर 12 तक की सारी एनसीईआरटी आपको पढ़नी पड़ेगी। आइए अब हम 5वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है। निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है। 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है। तो इसका सॉल्यूशन मैंने कर लिया है कि निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। तो पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं बेटा, ठोस, द्रव या गैस। न प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन कंडेंसेशन भी है, लेकिन उसको हम लोग नहीं पढ़ते हैं। हमको ये 3 ही हमारे सिलेबस में है, और क्योंकि यही ज़्यादा 3 हमारे आसपास मिलते हैं। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, सेंटीग्रेड कहिए या सेल्सियस कहिए, पर जल द्रव अवस्था में रहता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल क्या है, ठोस, मतलब बर्फ़ अवस्था में रहता है, बर्फ़ में परिवर्तित होने लगता है। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल क्या है, वाष्प, मतलब गैस के रूप में होता है। क्योंकि जब 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, क्योंकि ये जल का क्वथनांक है, और जब जल यहाँ तक 100 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है तो बच्चा वो क्या होता है, इवापोरेट होता है, वाष्पीकृत होने लगता है। और जब वाष्पीकृत होता है तो चीज़ें क्या हैं, द्रव गैस में बदल जाता है। और ये 0 डिग्री सेल्सियस क्या है हमारे पास, बोले हैं जल का हिमांक होता है, जिसे हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। इसे क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। और ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब कमरे का सामान्य ताप। तो देखिए कमरे के सामान्य ताप पे जल हमारा क्या है, द्रव अवस्था में ही रहता है। आइए अब बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे हम लोग कि पुष्टि हेतु कारण दें। ये लिखा है पुष्टि हेतु कारण दें। पुष्टि करिए कि इसका क्या कारण है। जल कमरे के ताप पर द्रव है। क्यों द्रव है बताएंगे। लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। हाँ, तो यही कह रहे कारण दीजिए कि भैया क्यों यह द्रव के रूप में है और क्यों अलमारी ठोस के रूप में है। तो आइए देखते हैं। पहला, जल कमरे के ताप पर द्रव है क्योंकि इसमें बहाव का गुण पाया जाता है। हम कैसे कहेंगे कि ये द्रव है, गैसों में और क्या है बेटा, द्रव में बहाव का गुण पाया जाता है। इसका आयतन तो निश्चित, लेकिन आकार क्या है, निश्चित नहीं होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्यों किसी को हम द्रव कहेंगे, क्योंकि उसमें बहाव का गुण है और उसका आयतन निश्चित है लेकिन आकार निश्चित नहीं है। जिस बर्तन में रखते हैं उसी का आकार ले लेता है। लेकिन आपको इतना लिखना है कि जल कमरे के ताप पर द्रव है क्योंकि इसमें बहाव का गुण पाया जाता है, पानी बहता है। दूसरा बेटा अलमारी वाला है। लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। कैसे कहेंगे कि ठोस है, क्योंकि इसका आयतन आकार निश्चित रहता है। हम लोग किसी चीज़ को, अलमारी को, इमेज को
ना टेबल को, फैन को रखे हैं तो काहे उसको ठोस कह सकते हैं? क्योंकि उसका आकार निश्चित है, उसका आयतन निश्चित है, इसलिए वो ठोस है। और यह ठोस क्या होता है? कठोर होती है ना। तो ठोस क्या होते हैं? कठोर होते हैं बेटा। बस इसका आंसर इतना ही लिखना है जितना आपसे पूछा जाए। तो आपको वीडियो कैसी लग रही है आप हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। नीचे लिखा है 100 टाइम्स एजुकेशन। तो बस अब हम लोगों के पास 3 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको भी कर लिया जाता है। वीडियो अगर बड़ी हो जाती है तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कई बार में देखिए, लेकिन देखिए ज़रूर, क्योंकि आप जितनी बार देखेंगे उतना आपको ये याद होगा। क्योंकि लिखा लिखाया है, आप चाहें तो उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद भी पढ़ सकते हैं। आते हैं 7वें क्वेश्चन में हमारे पास है कि 273 केल्विन पर, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है 273 केल्विन पर बर्फ़ को ठंडा करने पर, कॉमा करिए यहाँ पे, थोड़ा सा मिस हो गया है, तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है? तो ये बेटा यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, ये जल के लिए नहीं पूछ रहे हैं, ये ठोस के लिए, ये बर्फ़ के लिए पूछ रहे हैं कि बर्फ़ भी 273 केल्विन पर है और जल भी 273 केल्विन पर है, तो बर्फ़ से शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है, ये याद रखिएगा। क्योंकि इंग्लिश वाले में इसका सही दिया गया है, इसको ट्रांसलेट करते वक्त इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई है। तो वो पूछ रहे हैं कि 373 केल्विन पर बर्फ़ अधिक ठंडा क्यों रहता है, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 373 का मतलब हम कह रहे हैं, और इसी पे जल भी 273 पे रहे तो ये क्या है, कम ठंडा क्यों रहता है? इसका आंसर आइए देखते हैं। 373 केल्विन पर बर्फ़ को, 373 केल्विन का मतलब बेटा 0 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा, पर बर्फ़ को ठंडा करने पर अधिक शीतलता का प्रभाव होता है क्योंकि बर्फ़ में कम ऊष्मा होती है, उसमें ऊष्मा कम होती है बेटा। और हम लोग पढ़े थे गुप्त ऊष्मा, और कहे थे कि उसी तापमान पर जल में ज़्यादा रहेगी क्योंकि वह गुप्त ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है, और इसी ताप पर जल को ठंडा करने पर कम शीतलता का प्रभाव होता है क्योंकि जल में ऊष्मा गुप्त ऊष्मा के रूप में संचित रहती है। ऊर्जा किस में ज़्यादा रहेगी बेटा? ठोस में। यहीं पे देख लेते हैं कि जल में, तो हम कहें, इधर लिखा है ठोस, ठोस का मतलब बर्फ़, और इधर क्या लिखा है बेटा? जल। अगर तो जल में क्या होगी? ऊर्जा ज़्यादा होगी, याद रखिएगा। ये देखो ऐसे बना दिए, तो ये क्या है, इसमें ऊर्जा ज़्यादा है, इसमें ऊर्जा कम, तो जिसमें ऊर्जा होगी कम वो होगा ठंडा ज़्यादा, और इसकी अपेक्षा ये कम ठंडा होगा। क्या होगा? जल कम ठंडा होगा, याद रखिएगा, क्योंकि उसमें जल में गुप्त ऊष्मा रहती है। अब आते हैं बेटा 8वें क्वेश्चन पे। उबलते हुए जल अथवा भाप से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा बच्चा। हम लोग कहते हैं कि भैया भाप से ज़्यादा जलोगे कि गर्म पानी से? तो याद रखिएगा भाप से ज़्यादा जलेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम उसको ताप देते हैं पानी को, और पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगता है, तब वो वाष्प में बदलता है। इसका मतलब उसने पहले एनर्जी ज़्यादा ले ली है, तो वाष्प एनर्जी जल की अपेक्षा ज़्यादा है, तो जिसमें एनर्जी ज़्यादा होगी उससे जलेंगे भी बच्चा ज़्यादा। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप से जलने की तीव्रता अधिक होती है क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा के रूप में अधिक ऊष्मा रहती है। अधिक ऊष्मा कहो या अधिक ऊर्जा कहो ना, क्योंकि इसमें क्या होता है बेटा, हमारे पास क्या, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन या इवापोरेशन। वेपोराइजेशन का मतलब वाष्पन, तो क्या कहेंगे? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो ऊष्मा क्या होती है? भाप में ज़्यादा रहती है ना, और गर्म पानी में कम। तो भैया क्योंकि जब गर्म पानी का, उबलते हुए पानी का ताप 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हुआ, तभी तो वो क्या है, भाप में बदला, तो उसमें ऊर्जा ज़्यादा है। अब बच्चा जिसमें ऊर्जा ज़्यादा होगा उससे जलन भी ज़्यादा होगी।
अब हम लोग 9वां क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसको आपको पहले बुक में से थोड़ा देखना पड़ेगा। ये देखिए हमारे पास ये 9th क्वेश्चन है। इस 9वें क्वेश्चन में देखिए ये चित्र बना है कि ठोस, ठोस से हम जा रहे हैं किसमें, द्रव में, ए वाला, इसको क्या कहेंगे। जब हम ठोस से द्रव में गए जाते हैं तो उसको बेटा पिघलना कहते हैं। द्रव से जब हम गए गैस में तो उसे क्या कहेंगे, वाष्पीकरण। और गैस से जब हम द्रव में आए, सी वाला देखिए, तो इसे क्या कहते हैं, संघनन। और द्रव से जब हम सीधे आए किसमें, ठोस में, तो इसे क्या कहते हैं, हम लोग जमना कहते हैं, फ्रीजिंग जिसे आप कहते हैं। ठोस अगर सीधे बदल गया गैस में, ई वाला, तो इसे ऊर्ध्वपातन कहेंगे। और गैस क्या है, सीधे बदल गया ठोस में, तो इसे निक्षेपण अब कहते हैं, पहले ऊर्ध्वपातन ही कहा जाता था। तो अब ये निक्षेपण हो गया। तो इस डायग्राम को आप भली भांति देखिएगा और इसका आंसर मैंने इस तरीके से लिख दिया है कि आपको ये पूर्ण रूप से पता हो। आइए हैं ए, जो डायग्राम वहाँ बना था उसमें ए क्या है, पिघलना या द्रवीकरण कहेंगे बेटा। क्यों, क्योंकि पिघलना या द्रवीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है, ठोस सीधे किस में बदलता है, द्रव में। ठीक है, जब हम ताप देते हैं। ठीक, बी क्या है हमारे पास, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है, द्रव जब गैस में बदलता है ताप देने पर, दाब भी बस वही एक वायुमंडलीय दाब है। फिर आते हैं बेटा संघनन, अब उल्टा काम हो रहा है। संघनन क्या है, जिसमें गैस किस में बदलता है, द्रव में। इसमें क्या करते हैं, ताप को कम करते हैं और प्रेशर दाब को बढ़ाते हैं तो द्रव में बदल जाता है। जमना क्या है, डी, जमना हमारे पास द्रव है और द्रव को हम लोग किस में बदलते हैं, ठोस में बदलते हैं। जमने में क्या हो जाता है भैया, क्या होता है, द्रव ठोस में बदलता है। तो आपने देखा होगा फ्रिज वगैरह में कि यहाँ भी प्रेशर ज़्यादा लेकिन टेम्परेचर क्या है, कम। तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ा दो, यहाँ टेम्परेचर बढ़ा दो, मतलब इंक्रीज करने पे ऐसा होता है, यहाँ कम करना रहता है। ऊर्ध्वपातन क्या है, ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया जिसमें ठोस सीधे गैस में बदल जाता है। इसमें क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, प्रेशर एक वायुमंडलीय दाब ही है। निक्षेपण क्या होता है बच्चा, निक्षेपण वह होता है जिसमें गैस क्या है, सीधे ठोस में बदलता है। तो याद रखिएगा, निक्षेपण गैस जिसमें ठोस में बदलता है, हम लोग उसमें क्या करते हैं, प्रेशर को बढ़ाते हैं और टेम्परेचर को बहुत कम करते हैं। इन दोनों का एग्जाम्पल आप ज़रूर याद रखिएगा कि ऊर्ध्वपातन में अभी हम सब कैम्फर वगैरह बता चुके हैं। इसका हम लोग कहते हैं सॉलिड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को बेटा ड्राई आइस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्राई आइस, मतलब शुष्क बर्फ़। क्या कहेंगे इसे, शुष्क बर्फ़ कहा जाता है। यह निक्षेपण का एग्जाम्पल होता है। और नीचे लिखा है 100 टाइम्स एजुकेशन, सुधीर पांडे, मतलब इटार सर। ये हम ही हैं बच्चा। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। हमारी वीडियोस थोड़ा हिलता रहता है, थोड़ा एडजस्ट करिए, धीरे धीरे सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। थोड़ा सहयोग और समर्थन बनाए रखिए जिससे हम और भी अच्छा काम कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट के माध्यम से हमको ज़रूर बताइए कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लग रही हैं। और NCERT बेटा पढ़ते रहिए। आपको कहीं भी सेलेक्ट होना है, अपने जो है शिक्षक मित्रों से भी कहेंगे जो अभी गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, आप NCERT ज़रूर पढ़िए, आपका सिलेक्शन बहुत ही आसान हो जाएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।